ज्योति की गिरफ्तारी के बाद जब उसको पुलिस उसके घर लेकर गई थी, वहां उसने एक डायरी में एक नोट लिखा हुआ था। वो नोट भी सामने आया है। ज्योति की गिरफ्तारी के वक्त का नोट सामने आया। डायरी में ज्योति ने लिखा था, सविता को कहना फ्रूट्स ला दे। ज्योति ने लिखा, घर का ख्याल रखें, जल्दी आ जाऊंगी। सविता को कहना फ्रूट्स ला दें। अब इसकी भी पड़ताल की जा रही है कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रही थी और कहीं किसी तरह के कोड वर्ड में कोई बात कहने की कोशिश तो नहीं की गई। तो अब यह जाहिर है जांच का विषय है, पड़ताल का विषय है। और आपको यह बता दें कि ज्योति ही नहीं, किन किन पर है गद्दारी का आरोप। एक लंबी फहरिस्त सामने आई है। ज्योति मेहरोत्रा का जिक्र हो रहा है, जो कि हिसार की रहने वाली है। पाकिस्तान और पहलगाम कनेक्शन की जांच की जा रही है ज्योति के बारे में, क्योंकि पता यह चला है कि वो पहलगाम भी गई थी। अब किस मकसद से गई थी, यह जांच का विषय है। दूसरा शख्स जिसकी तस्वीर अब आपके सामने है, तारीफ इसका नाम है, नूह का ये रहने वाला है। सिरसा एयरबेस की जानकारी इससे मांगी गई थी, ये अभी तक की जांच में पता चला है। अब तीसरा शख्स जो है उसका नाम है अरमान। ये देखिए, इसकी तस्वीर भी आपके सामने आ गई। ये भी नूह का ही रहने वाला है। व्हाट्सएप से गोपनीय जानकारियां भेजने का इसके ऊपर आरोप है। आगे बढ़ते हैं। गजाला मलेर कोटला की ये रहने वाली है और ज्योति मेहरोत्रा के बाद इसे आरोपी नंबर 2 बनाया गया है। नाम है इसका गजाला। तो एक लंबी फहरिस्त है। वो जासूस जो कि अब भारतीय एजेंसियों के रडार पर है। राकिब बठिंडा का रहने वाला है। आईएसआई को गोपनीय जानकारियां भेजने का इसके ऊपर भी आरोप है। एक और नाम सामने आया है कैथल का, देवेंद्र सिंह। यह तस्वीर है उसकी। करतारपुर में पाक इंटेलिजेंस से जुड़ने का इसके ऊपर आरोप है। आईएसआई से जुड़ने का आरोप है। इसके अलावा एक और लड़की प्रियंका सेनापति पुरी, ज्योति मेहरोत्रा और पाकिस्तान लिंक पर इससे भी पूछताछ की जा रही है। तो एक लंबी फहरिस्त देखिए सामने आ गई है। पहलगाम अटैक होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया जाता है और अब देश में मौजूद जो जासूस हैं उनके खिलाफ एक एक करके कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यूपी के डीजीपी रह चुके हैं। सिंह साहब, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा और उस अनुभव के आधार पर, बल्कि मैं सीधे आपसे पूछता हूं कि आप जब सर्व कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उस वक्त तो तमाम ऐसे जासूस भी जांच की जद में आए होंगे जो आईएसआई के लिए काम करते हुए पकड़े गए होंगे। क्या जानकारियां, किस तरह की जानकारियां उनके पास से आप लोगों को मिली और उसके बिना पर आज कुछ बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल बताना चाहूंगा, देश के लिए और आप सभी के लिए। विद्वान पैनलिस्ट एम्बेसडर दीपक वोरा सर, सूद सर, जनरल कुलकर्णी सर अभी हमारा ज्ञानार्जन करेंगे और देशवाल जी भी। मैं ये बताना चाहूंगा जी, इनकी जो जहन की तरबियत और वायरिंग होती है वो एक महीनों और वर्षों के बाद एजेंट तैयार होता है। फिर इनको टास्क दिया जाता है, क्या आप सीआरपीएफ, मैं रियल लाइफ बता रहा हूं, क्या आप सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर के ऊपर हमला करेंगे? कुछ लोग बैकआउट, कुछ कहते हैं हाँ हम करेंगे। वो करते भी हैं, कामयाब भी होते हैं और फिर यूपी पुलिस के एटीएस और एसटीएफ के हत्थे चढ़ जाते हैं। इंट्रोगेशन होता है। पहले 3 दिन कहते हैं कि आप बोटी बोटी काट दीजिए, हम एक लफ्ज नहीं निकालेंगे। हमने कहा पहले रुक जाओ, ठहर जाओ जरा, तुम्हारे अंदर का जब नशा उतर जाएगा तब हम बात करेंगे तुमसे। 72 घंटे बीतते हैं तो फिर वो दुम हिला करके लार टपकाते हुए कहते हैं अंकिल जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। तो अंकिल जी जब पूछते हैं तो बिल्कुल ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, क्योंकि हम लोग 3rd डिग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग साइकोलॉजी से इस्तेमाल करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट करते हैं, नार्को एनालिसिस करते हैं। और आजकल तो सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही इतने सारे हो जाते हैं कि सामने वाला कुछ बोल नहीं पाता। छूने की जरूरत नहीं है। हाँ। लेकिन इनकी ट्रेनिंग देखिए, जैसे हमने कहा कि हम तुम्हारे आका से तुम्हारी बात कराना चाहेंगे। अच्छा, उनका लीजिए साहब नंबर लीजिए, कम मेजर इकबाल नंबर लीजिए, मिला दीजिए। मुझे मालूम था कि कोई मतलब आप ये रियल इंसिडेंट बता रहे हैं जी, कि आईएसआई का एक जासूस पकड़ा गया और उससे इंटरोगेशन में क्या क्या हुआ। जी। उसके बाद उनका मेजर इकबाल, वालेकुम सलाम सर, आप सब खैरियत से हैं? उनका लगता है तुम मामू के यहाँ पहुंच गए हो, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। वो समझ गए कि वो जो है कस्टडी में है पुलिस के, क्या लगता है तुम मामू के यहाँ पहुंच गए हो, अपना ख्याल रखना। अब इसके बाद बात आती है कैसे आप उनसे, वो फिर भी आपको मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही आप पेशेंट इंट्रोगेशन एक कला भी है, विज्ञान भी है।
जब आप पूछते हैं तो परत दर परत तरीके के उनके पैम्फलेट्स भी आईएसआई के हमारे हाथ लगे। उन पैम्फलेट्स का एक मुझे वाक्य याद आ रहा है, लोगों से गुफ्तगू करो, गुफ्तगू करने से और गौर से देखने में बड़ी मालूमात हासिल हो जाती हैं। अ प्रोफाउंड सेंटेंस कि कुछ न करो, सिर्फ बातचीत करो, गुफ्तगू करो। और उसने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और जो नज़ारे हैं, इसीलिए आपने जो इन्फ्लुएंस को देखा, भाई ये तो सबको मालूम है, लेकिन जो सड़क का तरीका, उसका मटेरियल, सड़क में आमोदरफ्त, वो तमाम चीज़ें इनकी मेमोरी फाइल्स में आईएसआई पाकिस्तान की जाती हैं। अब दो तरह के इंट्रोगेटर्स होते हैं, एक मेरी तरह के होते हैं जिसको जा कहते हैं कि तुम कितने भी कड़े क्यों ना हो, मैं तुमसे उगलवा तो लूंगा। और हमसे भी ज़्यादा कामयाब वो होते हैं, जनरल कुलकर्णी देशवाल साहब से बड़ी मुलायमियत के साथ बिरयानी पेश करके और तुमकी पूरी तरह, वो भी ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा कामयाब हो। लेकिन मकसद है इन्फॉर्मेशन निकालना। कैसे आप निकालते हैं ये आपकी सलाहियत है, और निकाल तो हम लेते हैं, चाहे ब्लो हॉट करके या ब्लो कोल्ड करके या दोनों इस्तेमाल करके, चाहे होम्योपैथिक इलाज हो या बाईपास, या दोनों इलाज तो माकूल हो ही जाता है। और ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी जो ट्रेनिंग हुई है, अब तुम्हें यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है, और अगर जरूरत पड़ी तुम्हारी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं। बस इतने से मैं समाप्त करता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई, और आगे हम आपसे ये और जानने की कोशिश करेंगे कि बड़े बड़े जो जासूस पकड़े गए हैं उनसे कैसे राज उगलवाए गए और कैसे उनका कच्चा चिट्ठा खोला गया। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, आप किस तरह से देखेंगे अभी तक जो इंफॉर्मेशन सामने आई है? एक पल को तो देख के लगता है कि भाई ये नॉर्मल ब्लॉगर है, जगह जगह जाती है, व्लॉग्स बनाती है और अपने वीडियोस शेयर करती है, उन्हें यूट्यूब पर डालती है, जिससे उसे कुछ कमाई भी होती है। एक ऐसे शख्स को टारगेट करना आईएसआई की तरफ से, ये कितना आपको मुमकिन नजर आता है? और अगर ज्योति मेहरोत्रा वाकई आईएसआई के लिए काम कर रही थी, जासूस बन गई थी, तो उससे क्या फायदा हो रहा होगा आईएसआई को? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब वेरी इम्पोर्टेंट पैनलिस्ट, बहुत जिनकी सेवा इस पूरी फील्ड में है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सबसे पुराना काम है। जितना पुराना सोल्जरिंग है उतना ही पुराना स्पाइंग है। और ये कार्रवाई जो होती है, हर एक के आँख और कान, जब तक वो कहते हैं ना, इफ़ यू नो द एनिमी एंड यू नो योरसेल्फ इन 100 बैटल्स यू नेवर लूज, तो ये काम है। आईएसआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका खास मकसद शुरुआत से ही रहा है 1947 से लगातार। जब आज़ादी मिली, आपको आश्चर्य होगा, पूरा मिलिट्री इंटेलिजेंस के में सिर्फ एक टेबल और चेयर रह गया था, बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेकर के चले गए। याया खान 1948 में ही आईएसआई का गठन हो गया था। 1947 से याया खान वो G3 विद अपना G2 विद फील्ड मार्शल मानेकशॉ। उस वक्त जब बंटवारा हुआ फौज का, तो जितने लोग उधर जाने थे वो चले गए। अधिकतर 99.9% इन पाकिस्तान में ऑल मुस्लिम ऑफिसर्स एंड मैन। अपने यहाँ पे काफ़ी मुसलमान ऑफिसर्स रहे, अपने पास मैन रहे, पर पाकिस्तान में वो चले गए। बिल्कुल। उसके बाद से जिस प्रकार से कार्रवाई शुरू हुई टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये जो शुरुआत है, अब इसमें सब तरह के हम लोग को जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, मिलिट्री, सब तरह के अंदाज, क्योंकि अब पता चलता है कि ये जैसे ये लड़की है ज्योति मल्होत्रा, शी इज जस्ट वन, शी इज अ फैसिलिटेटर। बाकी जो मास्टरमाइंड है वो पीछे है, वो मास्टरमाइंड इन फैसिलिटेटर से कहा। अब ये जो यूट्यूब है, ट्रैवल्स का बनाती है, ये बहुत आसान है इसको, बिकॉज शी गोज एवरीवेयर, सब जगह घूमती है, चाहे वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, इधर है उधर है, शी विल कीप क्लिकिंग फोटोग्राफ। इनको सबका जो हिसाब किताब है वो पैसे के ऊपर है। पैसे का खेल है ये, और कौन कितने खाना चाहता है, कौन के सब बिकाऊ हैं ये सारे के सारे पैसे के उसको। बिल्कुल, लेकिन वाकई ताज्जुब है, पैसों के लालच में क्या कोई कदर भी गिर सकता है? क्या देश के साथ गद्दारी की जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल तो हर किसी के जहन में यही है।